हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको 72nd बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। स्पेशल करंट अफेयर्स का मतलब ये कि जो इसमें टॉपिक कवर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्कीम। इससे अलग भी एक सीरीज है जिसमें मैं आपको स्पेशल इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूँ। तो अगर हम ये 4 टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा, जिससे क्वेश्चंस हमारे सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मैं उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा जो वन लाइनर वाले बच्चे हैं, कृपया करके मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि ये आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बिना बात का आपके मोबाइल का डाटा खराब होगा। उस डाटा को यूज कीजिएगा रील शॉर्ट्स देखने के लिए, तो थोड़ा सा आपको आनंद भी मिलेगा। देखिए, एग्जाम होता है, एग्जाम दे के आते हो तो बोलते हो कि सर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन एकदम छका दिया, पेपर एकदम खराब गया, क्वेश्चन सर एकदम बिल्कुल जो पढ़े थे वो आया ही नहीं। लेकिन वही एग्जाम है जिसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ ना, तो बाकी बच्चे आपसे कुछ अलग थे तो वो अलग पढ़े ना, वो अलग ही ये है कि ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मतलब ये कि मैं उतना हार्डवर्क करके आया हूं, इसीलिए मैं 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर 10 मिनट में फटाफट 100 क्वेश्चन करवा दूंगा ना, कुछ नहीं करना है, मुझे बस ऑप्शन याद करना है। मैं ऑप्शन याद करके आऊंगा और मैं आपको ऑप्शन रटवा दूंगा, आप भी रट के जाओगे और पता चला कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो टाटा फिश हो गए, अगले साल का इंतजार करोगे। सो नहीं, मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेटेड जितना भी बैकएंड में डाटा होगा, जो स्टैटिक नॉलेज होगा, वो मैं आपको दूंगा, ताकि करंट अफेयर्स कितना भी आपको छकाए, आप छकने वाले बच्चे ना रहो, आप बना लो। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बाकी अगर किसी बच्चों को बुरा लगे कि सर आप बोलते हो कि रील शॉर्ट्स देखिए, तो देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से सॉरी बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा टारगेट वैसे ऑडियंस है जिनको लगता है कि मुझे सीरियसली पढ़ाई करना है, मुझे करंट अफेयर्स पे कमांड करना है, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, मैं ऑलरेडी इसका 2 सेशन ले चुका हूं, जिसमें मैं 12 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज का सीरीज मेरा है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक। मैं 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन वो 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ना 50 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि मेरे प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 3-3 4-4 स्टेटमेंट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके क्वांटम सैटेलाइट से। देखिए, इसमें 2 वर्ड है, क्वांटम और सैटेलाइट। देखिए, सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट एक इक्विपमेंट है, एक मशीनरी इक्विपमेंट है, जिसको किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। हर सैटेलाइट को हर ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि प्रत्येक सैटेलाइट का अपना अपना पर्पस होता है। जैसे किसी का काम नेविगेशन का करना है, किसी को टेलीकम्युनिकेशन करना है, तो किसी को वेदर फोरकास्टिंग करना है। तो हम लोगों का अलग अलग पर्पस होता है, नेविगेशन पर्पस, टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग पर्पस। तो बहुत सारे पर्पस के लिए जिस इक्विपमेंट को किसी ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, उसको ही कहते हैं सैटेलाइट। हालांकि सैटेलाइट 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। हम लोग जो ज़्यादा सैटेलाइट, जैसे इसरो का मिशन हो, नासा का मिशन हो, तो हम लोग जो मिशन के दौरान जो सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारा अर्थ, तो हमारा अर्थ अपने आप में एक सैटेलाइट है। अगर हम बात करेंगे हमारा मून, चंद्रमा, तो ये अपने आप में एक सैटेलाइट है। तो हर सैटेलाइट का अपना अपना एक पर्पस होता है। ये बात समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे क्वेश्चन है क्वांटम सैटेलाइट। ये क्वांटम सैटेलाइट का क्या मतलब है? तो क्वांटम सैटेलाइट वैसे सैटेलाइट को कहते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स को फॉलो करता हो, जो क्वांटम फिजिक्स की मदद से तैयार किया गया हो। तो सर फिर से सवाल आया कि सर क्वांटम तो आपने बता दिया कि जो क्वांटम फिजिक्स का यूज करे, जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करे, उसको कहते हैं क्वांटम सैटेलाइट। सर एक क्वेश्चन और अराइज हो गया कि सर ये क्वांटम फिजिक्स क्या है? देखिए, क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बिहेवियर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस करके बताए, उसको ही कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण के बिहेवियर के प्रॉपर्टी के बारे में जो एनालिसिस करके बताए, उसको ही कहते हैं
क्वांटम फिजिक्स। ये बात समझ में आ चुका हो। जैसे किसी भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये सब उसके स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी के बिहेवियर के बारे में एनालिसिस करें, इसको ही कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर भी पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ चुका होगा। क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड एक बात और है, ये क्वांटम मैकेनिक्स ही है, ये क्वांटम फिजिक्स ही है जिसकी मदद से हम किसी भी लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ पाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स ही है जिसकी मदद से हम किसी भी लाइट का मैटर के साथ क्या रिलेशन होगा, किस टाइप का बिहेवियर होगा, ये हम समझ पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वांटम फिजिक्स ही है जिसकी मदद से ये जो एमआरआई मशीन है, ये एमआरआई मशीन हमारे शरीर के साथ किस तरीके से काम करेगा, ये क्वांटम फिजिक्स का ही देन है। ये बात समझ में आ चुका होगा। तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के यूज करने से फायदा क्या है? अभी तक जो भी सैटेलाइट थे वो सैटेलाइट क्वांटम सैटेलाइट नहीं थे। तो अब अगर हम क्वांटम फिजिक्स का यूज करके क्वांटम सैटेलाइट बना रहे हैं तो आखिर इससे बेनिफिट क्या है? तो इससे सबसे बड़ा 3 बेनिफिट है। एक तो हम अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट तो करेंगे ही करेंगे, ये तो सारे सैटेलाइट करते ही हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये 2 काम करता है, 2 स्पेशल काम करता है। एक को बोलते हैं इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन, और दूसरे बोलते हैं सिक्योर। तो हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करेगा और हमारे डेटा को सिक्योर करके ट्रांसमिट करेगा। वैसे सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं क्वांटम सैटेलाइट। तो क्वांटम सैटेलाइट वैसे सैटेलाइट होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके, इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके। अब सर सिक्योर तो समझ में आता है। सिक्योर कहने का मतलब ये कि हमारे डेटा को मैनिपुलेट ना किया जाए, हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। सर ये तो समझ में आ रहा है। सर ये इनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है? इनक्रिप्टेड को समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं बोला माय नेम इज श्याम, तो इससे आपको ये बात पता चल चुका है कि सामने वाला जो पर्सन है वो यह बोल रहा है कि माय नेम इज श्याम। लेकिन मैं ये बोलूं तो क्या इससे आपको कुछ पता चला क्या? मैं कुछ भी अलबल अलबल मैं कुछ भी बोल दिया, तो इससे आपको पता नहीं चला कि मैं एक्चुअल में क्या बोला हूं। तो मैं अगर बोला माय नेम इज श्याम, लेकिन उसके जगह पे अलबल अलबल बात अगर मैं बोल दूं, तो समझिए कि यही है इनक्रिप्टेड फाइल। इनक्रिप्टेड, अगर कोई फाइल इनक्रिप्टेड है, कोई भी डाटा इनक्रिप्टेड है, इसका मतलब यह हुआ कि उस डेटा में क्या इंफॉर्मेशन था वो कोई रीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप मैसेज आप करते हो तो देखते होगे लिखा रहता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मतलब ये कि भले ही आप किसी को बोलते हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप लिखते हो, सामने वाला गुड मॉर्निंग पढ़ता है, लेकिन व्हाट्सएप वाला उसको नहीं पढ़ पाएगा कि आपने गुड मॉर्निंग लिखा था, क्योंकि व्हाट्सएप वाला अल के बल डाटा पढ़ेगा, उसको वो दिखाई ही नहीं देगा कि ये डाटा गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि ये इनक्रिप्शन का मतलब समझ में आ चुका होगा। और इसी क्वांटम फिजिक्स और इसी क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके क्वांटम सैटेलाइट का डिजाइन किया जा रहा है और टारगेट बनाया जा रहा है कि अगले 3 साल, अगले 5 साल और अगले 8 साल में ये टाइमलाइन सेट किया गया है जिसमें सरकार ने ये बोला कि आप क्वांटम सैटेलाइट तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ चुका होगा। और इसके लिए ही एक स्पेशल मिशन बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। तो सर ये नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? तो नेशनल क्वांटम मिशन कुछ नहीं है सर, क्वांटम सैटेलाइट को बनाने और उसको ऑर्बिट में प्लेस करने का ही एक मिशन है, जिसमें टाइमलाइन दिया गया है कि 3 साल, 5 साल, 8 साल में आप क्वांटम सैटेलाइट आप बना लो, प्रिपेयर कर लो। जो हम लोग का टारगेट है वो फुलफिल हो जाए, ताकि हमारा डेटा इनक्रिप्टेड रहे, सिक्योर रहे और बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हम सेंड कर सके। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। देखिएगा क्वेश्चन खटाक खटाक बन जाएगा। क्वांटम सैटेलाइट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स टू इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन। यस, बिल्कुल सही है। मैं जितना भी अभी
इंफॉर्मेशन दिया हूं उस इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगा। A primary application of quantum satellite is to generate and distribute quantum keys for encryption and enhancing the security of data in transmission। हम डेटा को तो ट्रांसमिट कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्राइम पर्पस है वो फोकस है डेटा के इंक्रिप्शन पे और डेटा के सिक्योरिटी पे। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, The satellite will play a key role in the larger quantum communication network under the National Quantum Mission। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो सैटेलाइट है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा लार्जर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, बिकॉज कि नेशनल क्वांटम मिशन में हम लोग क्वांटम सैटेलाइट को ही प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। इसलिए हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को अगर मैं हम वन लाइनर क्वेश्चन बनाना होता तो मैं क्या बनाता कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो एक होता फाइटर प्लेन बनाया जा रहा है, एक होता, ठीक है, क्वांटम सैटेलाइट बनाया जा रहा है, एक होता क्वांटम कार बनाया जा रहा है, एक बोलता क्वांटम रोबोटिक्स बनाया जा रहा है। सो उम्मीद करता हूं कि मेरा जो बोलने का पर्पस है यह बात आप समझ में आ रहा होगा। इतना उम्मीद करता हूं कि अब क्वांटम सैटेलाइट या नेशनल क्वांटम मिशन से कहीं भी आजू बाजू क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन बना लोगे। आगे बढ़े। हाँ, मैं ये दिखाया भी नहीं, हालांकि मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं इतना वर्कआउट करके आता हूं कि मुझे इस सब की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। नीचे भी है, ये सारा कुछ है, ये जितना कुछ मैं बोला हूं ये सारा कुछ यहाँ पर है। तो मैं रटाया करके नहीं आता हूं, मैं उतना बैकएंड में वर्कआउट करके आता हूं कि मुझे इन सब की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following statement regarding significance of India joining United Nations Committee of Expert on Big Data and Data Science। Big Data and Data Science मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है बिग डाटा एंड डेटा साइंस के जो एक्सपर्ट कमिटी है, उस कमिटी में जो इंडिया है वो इंडिया ज्वाइन किया है। तो क्या कुछ था ये करंट अफेयर्स, क्या कुछ था ये इंफॉर्मेशन, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले तो हम लोग यह बात समझ लें कि ये बिग डेटा क्या है और ये डेटा साइंस क्या है। देखिए, बिग डेटा का समझने से पहले हम लोग पहले यह समझते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब बिग डेटा का क्या मतलब है, बिग डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा हो और बहुत तेजी से आ रहा हो। मतलब जो क्वांटिटी, जो डाटा का जो क्वांटिटी है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और वो बहुत तेजी से आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब लोग अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं। जब सब लोग अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, रात को 8 बजे सब लोग सर्च कर रहे हैं, तो सोचो कितनी तेजी से डेटा सर्च किया जा रहा होगा। और हमारे भारत में इतने करोड़ लोग हैं और सब लोग मोबाइल पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहा होगा, तो सोचो कितनी तेजी से हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा होगा, डेटा ट्रांसमिट हमारा हो रहा होगा। इसको ही कहते हैं बिग डेटा। सो बिग डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा जो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा हो, जो जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो। समझ में आ गया है ना। दूसरा है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है, जो भी बिग डेटा आया, जो भी डेटा आया, इस डेटा पे एनालिसिस करके, इस डेटा पे रिसर्च करके, और हम लोग एक पार्टिकुलर किसी भी डिसीजन पे पहुंच जाए, उसको ही कहते हैं डेटा साइंस। सर समझ में नहीं आया, एक मुझे एग्जांपल से समझाइए। आपका एग्जांपल बहुत सटीक होता है। सपोज कीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं और आपके घर में अभी दिवाली आने वाला है। सब लोग दिवाली के लिए कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। तो जैसा आपके घर में सर्च हो रहा है, ठीक वैसा ही दूसरे घर में सर्च हो रहा है, क्योंकि दिवाली पे खरीदारी सबको करनी है। उसी तरीके से पूरे इंडिया में सब लोग अपने मोबाइल पे एक जैसा ही डेटा सर्च कर रहे हैं।
तो जब एक जैसा डेटा ही सर्च हो रहा है तो कहीं एक जगह होगा जहां पे ये डेटा स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो जब डेटा स्टोर हो रहा होगा तो कोई एक पार्टिकुलर कंपनी है, वह यह देखा, वो जब एनालिसिस किया, जब उस पर डेटा साइंस अप्लाई किया तो पता चला कि सभी लोग कपड़ा सर्च कर रहे हैं, सभी लोग पटाखा सर्च कर रहे हैं, सभी लोग कैंडल लाइट्स सर्च सर्च कर रहे हैं, मतलब पार्टिकुलर पार्टिकुलर चीज ही सर्च कर रहे हैं। तो इस बात से यह तो कंक्लूजन निकल चुका है कि फ्लिपकार्ट वाला बोलेगा कि अभी हम बिग बिलियन डे लेके आते हैं और कपड़े पे डिस्काउंट देंगे। तो ये बिग बिलियन डे डिस्काउंट लाना, ये एक डिसीजन मेकिंग है फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये डिसीजन मेकिंग किसकी वजह से हुआ है? बिग डेटा पे डेटा साइंस अप्लाई करने की वजह से, बिकॉज कि सभी लोग एक टाइप का डेटा ही सर्च कर रहा है। तो एक कंपनी वाले के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया कि कस्टमर को चाहिए तो क्या चाहिए, इसलिए लेके आ जाओ बिग बिलियन डे। उम्मीद करता हूं कि इस बात समझ में आ चुका होगा। ये डेटा किसे कहते हैं, बिग डेटा किसे कहते हैं और डेटा साइंस किसे कहते हैं। डेटा साइंस कुछ नहीं है, जो भी डेटा हमारा कलेक्ट हुआ उस पर हम मैनिपुलेशन करना, हम फाइनल डिसीजन तक पहुंचना, इसको ही कहते हैं डेटा साइंस। और अभी के समय में ये डेटा और डेटा साइंस बहुत ही वास्ट इमर्जिंग फील्ड है। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस डेटा साइंस से बहुत सारे कंपनियों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। उनको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जा रहा है कि एक्चुअल में कस्टमर का डिमांड क्या है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जरा क्वेश्चन पे आते हैं। It aims to provide policymaker with real-time insight to address socio-economic challenges through evidence-based decision। किसी भी टाइप का डिसीजन लेना, कोई भी पॉलिसी मेकर हो, जैसे अगर फ्लिपकार्ट का मालिक ही हो तो वो जो फ्लिपकार्ट का मालिक हो उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान होगा ये बिग डेटा और डेटा साइंस की मदद से। स्वाभाविक सी बात है कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज इंटेंडेड टू फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। इसका उद्देश्य डेटा साइंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। बिल्कुल बात सही है। आज देख रहे हो ओपन एआई की मदद से हमारे भारत देश में चैट जीपीटी बहुत सारा चीज आया है, जिससे डेटा साइंस और ये जो एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं, मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, इससे बहुत सारा फायदा हो रहा है बहुत सारे कंपनी को। तो कहीं ना कहीं डेटा साइंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा ही देना है। जो हमारे पास अगर कोई क्वालिटी है तो हम उनको शेयर करेंगे, और उनके पास अगर कोई क्वालिटी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी टेक्नोलॉजी है, तो वो हम लोग उनसे लेंगे। जैसे हमारे दिल्ली में एआई समिट हुआ, तो आखिर ये एआई समिट से हुआ क्या? तो एआई समिट से यही हुआ कि पूरे विश्व के लोग आए और अपने अपने जो इक्विपमेंट है, रोबोटिक्स है, बहुत सारे चीजें हैं, वो लोग शेयर किए, और हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ डील करेंगे, एमओयू साइन करेंगे। तो इससे फायदा तो होता ही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। एज ए मेंबर, इंडिया इज नाउ sole authority responsible for defining the global standard for big data collection। देखिए यहां पे जो एक स्टेटमेंट है सोल ऑथोरिटी, ये सोल ऑथोरिटी थोड़ा सा डाउटफुल है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अरे इंडिया तो सिर्फ एक इसका मेंबर बना है, उस मीटिंग को ज्वाइन किया है, मतलब सिर्फ इंडिया ही सोल ऑथोरिटी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडिया तो अभी बिग डेटा और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, एआई में, मशीन लर्निंग में बहुत पीछे है। तो ये सोल ऑथोरिटी कब बन गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके जगह पे अमेरिका रहता कि अमेरिका सोल ऑथोरिटी होता, चाइना इज द सोल ऑथोरिटी, तो थोड़ा बहुत समझा जा भी सकता था। नहीं, इंडिया इज नॉट द सोल ऑथोरिटी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर बिग डेटा कलेक्शन। नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ओनली टू स्टेटमेंट, 1 and 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ वही बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बोला हूँ। जैसे मैं बोला कि डेटा किसे कहते हैं, तो बिग डेटा रेफर्स टू द वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड एट हाई वेलोसिटी। मैं यही तो बोला हूँ कि सब लोग तेजी से डेटा सर्च कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। डेटा साइंस क्या है? कुछ नहीं है, बस साइंटिफिक मेथड, हम एल्गोरिदम लगाते हैं और हम एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है।
उसको ही कहते हैं डेटा साइंस। और इस डेटा साइंस के लिए ही हम लोग जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब जो हम अप्लाई करते हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसकी जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया विथ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर करेक्टली मैच्ड। मतलब ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, कई बार ऐसा होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी बाइलेटरल होता है, जैसे इंडिया और फ्रांस मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, इंडिया जापान मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, इंडिया और सिंगापुर मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, इंडिया ओमान मिलके करेगा। तो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जो बाइलेटरल होते हैं, उनका कोई ना कोई एक नाम होता है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का एक तरीका होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है कि ये जो पेयर है, इस पेयर में ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें इंडिया भी शामिल है। देखिए, पहला है एक्स कोमोडो। ये जो एक्स कोमोडो है, इंडोनेशिया क्या, कौन सा है, इंडोनेशिया है पार्टिसिपेटिंग कंट्री, मतलब ये इंडोनेशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें बाइलेटरल है। क्या है, बाइलेटरल, मतलब अलग अलग देश लोग इसमें क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। सिम्बेक्स, ये सिम्बेक्स में, ये जो सिम्बेक्स है, ये सिम्बेक्स आपका गलत है, इसलिए क्योंकि ये जो एस है, ये एस में एस श्रीलंका नहीं है, ये सिंगापुर है। तो जो सिमेक्स, सिमेक्स क्या है, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स, जिसमें इंडिया और सिंगापुर मिला हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। नसीम अल बहर, तो नसीम अल बहर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और ओमान शामिल है। तो यहां पे लिखा हुआ है सऊदी अरब, तो ये भी क्या है, गलत है। एक है प्रबल दोस्तिक, प्रबल दोस्तिक, ये प्रबल दोस्तिक ये भी क्या है, गलत है, बिकॉज कि ये एक ज्वाइंट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया है और इंडिया के साथ साथ उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान है। सो ये भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक सही हुआ, एक्स कोमोडो। एक्स कोमोडो में इंडिया भी है और हमारा इंडिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया और इंडिया भी है। सो ये हमारा सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ओनली वन। सो ओनली वन स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ये 3 पेयर गलत है, 1 पेयर क्या है, सही है। ये सब क्या है, तो ये सब है आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम। और हमें यह आइडेंटिफाई करना था कि इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में किस में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया है। सो इसमें ये इंडिया इसमें है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये गलत हो गया। इसमें इंडिया है, इंडिया और ओमान है, यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब, इसलिए ये गलत हो गया। ये प्रबल दोस्तिक है, उज्बेकिस्तान है, ये भी गलत हो गया। कजाकिस्तान है। एक जो उज्बेकिस्तान है उसके लिए जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका जो नाम है वो दोस्टलिक है, दोस्टलिक है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। मैंने बताया ना दोस्तलिक, ये दोस्तलिक क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। और जो प्रबल दोस्तिक है, ये किसके साथ है, कजाकिस्तान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसको ही बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद, और इसको ही एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं नक्सलाइट। ये जो नक्सलाइट है उसको ही हिंदी में बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद, और यही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि एक्चुअली लेनिन के सिद्धांत और ये जो कम्युनिज्म है ना, मार्क्सवादी सिद्धांत पे ये लोग चल पड़े हैं। सो ये थोड़ा सा अंतर है, जो हम लोग हैं
और जो नक्सलाइट का जो सोच है और उग्रवादी का जो सोच है, ये तीनों अलग अलग है। हम किसी भी नक्सलाइट को उग्रवादी नहीं कह सकते हैं। उग्रवादी है ना, ये जितने भी टेररिस्ट हैं और जितने भी नक्सलिस्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे नक्सलिस्ट हैं वो एक्चुअल में बेसिकली इंडियन हैं, लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो अलग हैं। सो इसीलिए एक बात तो दिमाग में रखिएगा, नक्सलिस्ट और ये टेररिस्ट दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर है, ठीक है। और ये जो नक्सलिस्ट हैं उनको ही कहते हैं वामपंथी उग्रवाद, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये वामपंथी उग्रवाद आखिर न्यूज में क्यों है। वामपंथी उग्रवाद न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि अभी हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, सो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी का कहना है कि हम भैया 30 मार्च 2026 तक हम भारत देश के अंदर ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलाइट के जो लोग हैं, इनकी कहानी को टाटा बाय बाय करेंगे, रफा दफा करेंगे। इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और इसके लिए ही बहुत सारे मतलब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम में जैसे कि जो भी नक्सलाइट एरिया है, उस नक्सलाइट एरिया के आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, स्पेशल आर्म्स दिया जा रहा है, ताकि जो नक्सलाइट लोग हैं उनका सफाया कर सके। और यही वजह है, गृह मंत्री जो जिन्हें जो बोला उसका वजह है कि जो नक्सलाइट के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन थे और जितने भी जो चौकीदार लोग थे, जो हमारे भारत के जो भी पुलिस अधिकारी लोग थे वो मरते थे, उनकी संख्या अचानक से कम हो गई है। सो ये गृह मंत्री जी का ही जो उद्देश्य है कि 30 मार्च 2026 तक हम ये जो नक्सलाइट लोगों का सफाया कर देंगे, यही वजह है जिसकी वजह से जो पुलिस स्टेशन पे मरने वाले जो लोग थे उसकी संख्या कम हो गई है। और बहुत सारे जो नक्सलाइट वाले एरिया है वो सब खत्म भी हो गए हैं, लोग भाग रहे हैं, बहुत लोग अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। करेंटली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया इज स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट। नहीं, ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 11 स्टेट में ही है, नहीं, हर जगह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो क्या है ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसा कोई डाटा नहीं है जहां पे बोला गया है कि 11 स्टेट में ही फैला है। रिसेंटली देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल इन नक्सलाइट अटैक। कह रहा है सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब ये कि जो भी पुलिस चौकी में जो सिक्योरिटी पर्सनल लोग हैं, जैसे एसआई, दरोगा, है ना, पुलिस कांस्टेबल, जितने लोग हैं उसमें इंक्रीज हुआ है, उनके डेथ में इंक्रीज हुआ है। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये इतने सारे ट्रेनिंग चलाए जा रहे हैं, इतने सारे आर्म्स दिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, ड्रोन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनका डेथ में बहुत कमी आई है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो हमारा नाइदर 1 नॉर 2, डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखाऊंगा, जरा डाटा देखिएगा। डाटा क्या है, पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग LWA वायलेंसेस ड्रॉप फ्रॉम 465 टू 89। मतलब ये कि जितने भी पुलिस चौकी थे, उस पुलिस चौकी में जो हमला होता था वो 465 से घटकर 2024 में 89 हो गए हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। डेटा, ये डेटा कहता है कि ये जो देखिए मैं आपको दिखाया हूं यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक, तो ये गृह मंत्री जी का ये जो उद्देश्य है जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत में जो नक्सलिज्म है ये खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। देखिए MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी एक स्कीम चलाया गया है MSME के लिए। ये स्कीम क्या है, देखिए ये स्कीम एक स्पेशल दिया गया है, क्रेडिट गारंटी एक्ट है, मतलब सॉरी क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाया गया है, जिसमें यह है कि मान के चलिए कोई आप अगर स्टार्टअप खोलते हो और उस स्टार्टअप में अगर 75% से ज़्यादा अगर मशीनरी का इस्तेमाल आप करते हो, सो उस केस में आपको
क्रेडिट दिया जाएगा, और जो क्रेडिट दिया जाएगा वो क्रेडिट दिया जाएगा कितना तक, 100 करोड़ तक, 100 करोड़ से ज्यादा तक का नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ऑफ मोर देन 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से कम है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जिसमें 75% जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, कैपिटल यूज कर रहे हो, वो अगर मशीनरी कैपिटल अगर यूज कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ तक का लोन आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। कहां तक है, लोन ऑफ नॉट मोर देन अप टू 100 करोड़ तक है, ठीक है। और ये इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनके पास नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट कहता है इवन विदाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर द एमएसएमई कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, एमएसएमई की वेबसाइट पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और जब तक उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपको ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए आगे बढ़े। देखिए मैक्सिमम लोन कितना है, 100 करोड़, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कितना है, वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स। स्कीम के बारे में समझते हैं। पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, जैसे आप लोग इकोनॉमी में पढ़े होंगे, ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन से मानव धन, है ना। सो ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जैसे कोई भी गांव का कोई लोग है, उसको कोई ट्रैक्टर चलाने नहीं आता है, लेकिन अगर उसको ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया गया तो उसके अंदर स्किल डेवलप हो गया। तो अगर हम किसी में स्किल डेवलप करवा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, ताकि रोजगार के साधन वो डेवलप कर सके, ठीक है, सो ये ही कहलाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो मैं जितना बोला उतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज है। मैं बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है कि रोजगार के विभिन्न विभिन्न साधन का डेवलपमेंट कराने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को स्किल दिया जा रहा है, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि उनमें रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है उसका रेट बढ़े। उसके लिए ही है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जैसे कि क्या है कि आप ऑन जॉब अगर हो तो आपको थोड़ा सा मतलब जैसे नहीं होता है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान ही थोड़ा सा मुझे स्टाइफन मिल जाए तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मान के चलिए कि आपने कोई कोर्स कर लिया और आप किसी कंपनी में जाके ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि इस कंपनी में ट्रेनिंग करोगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइफन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में इस कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए अंदर से दिल ज्यादा करेगा कि नहीं, हम इस कंपनी में जाते हैं ताकि जॉब भी हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगा, और साथ साथ मुझे स्टाइफन भी मुझे मिल जाएगा, मुझे अप्रेंटिसशिप भी मुझे मिल जाएगा। इसके लिए ही है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। सो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। आगे देखेंगे क्या है, जन शिक्षण संस्थान। ये जन शिक्षण संस्थान के तहत ही बहुत सारे लोगों को वोकेशनल कोर्स करवाया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। तो ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों जो स्कीम है, कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों स्कीम स्किल डेवलपमेंट है ना, स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराने के लिए ही है ये तीनों के तीनों स्कीम। अब क्या है, हाउ मेनी एबव स्कीम आर मर्ज्ड टू क्रिएट द कंपोजिट स्किल इंडिया प्रोग्राम। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। सो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये जो कंपोजिट स्किल इंडिया प्रोग्राम है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये तीनों के तीनों स्कीम को मर्ज करके बना दिया गया कंपोजिट स्किल इंडिया प्रोग्राम। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ठीक है। सो
हाउ मेनी ऑफ एबव स्कीम्स आर मर्ज्ड, सो तीनों के तीनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। सो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रहा होगा। बाकी इन डिटेल्स में आप ये सब स्टैटिक्स में ये सब पढ़े होगे। तो अच्छा, हमारा हमारा क्वेश्चन हो गया, वाह, बहुत जल्दी फिनिश हो गया, मात्र 34 मिनट 35 मिनट में हम लोग का ये फिनिश हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं वो इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा। वन लाइनर क्वेश्चन लेके तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं आपको करंट अफेयर्स सिखाने का ये जिम्मा उठाया हूँ, मैं करंट अफेयर्स सिखा दूंगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपसे बनवा दूंगा, इसकी मैं एश्योरिटी लेता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।